हेलो एवरीवन। तो हम सॉल्यूशंस नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें पिछले लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर पढ़ा था, है ना। तो वेपर प्रेशर के बारे में हमने काफ़ी बात की थी और इसके अलावा राउट्स लॉ, हेनरीज लॉ, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और वो चीज़ें पढ़ते हैं जो कि पिछले 2 दिनों में मैंने तैयार कर रखी है ना, आपको पढ़ाने के लिए। हाँ, ऑब्वियसली तैयार करना पड़ता है, ऐसे डायरेक्ट आके थोड़ी बैठ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, उनके मॉलिक्यूल के इंट्रैक्शन के बेसिस पे। ठीक है, मतलब उनके मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल माने ऐसा सॉल्यूशन जो कि बेसिकली परफेक्ट हो या कह लो आदर्शवादी हो, है ना। हाँ, कुछ ऐसा ही होता है आइडियल, मतलब जो अच्छा सॉल्यूशन हो, परफेक्ट हो। लेकिन आपको भी पता है कि परफेक्ट सॉल्यूशन ऐसा कोई होता नहीं है। तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ये रेयर होते हैं, बेसिकली परफेक्टली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आइडियल सॉल्यूशन से। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं आइडियल सॉल्यूशन को। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक कोई कलर दूसरा लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। मान लेते हैं ये हमारे पास एक एक कंटेनर है, एक भगोना है और इसमें हमने दो चीजें डाल दी हैं, ए और बी। ए हम मान लेते हैं हमारा सॉल्यूट है जिसको हमने बी के अंदर डाल दिया। बी हमारा सॉल्वेंट है। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए को सॉल्वेंट मान सकते हैं, बी को सॉल्यूट मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने मान लिया ए सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है और इसकी वजह से यहाँ पे ऊपर की ओर वेपर्स बनेंगे। ठीक है, ठीक। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्स लॉ, जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करता है ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। क्या मतलब हुआ इसका? तो राउल्स लॉ क्या कहता था, जब हम ए और बी को डाल देते हैं तो जो वेपर प्रेशर होगा वो इनके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ये तो कहता था वेपर प्रेशर मतलब ऊपर जो वेपर्स बन रहे हैं उनके वजह से जो प्रेशर आ रहा, तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मतलब ए का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वेपर बनेंगे ए के, जितना ज्यादा बी का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा बी के वेपर बनेंगे। ठीक है, ये हमारा राउल्स लॉ कहता था। अब जो राउल्स लॉ को हर एक इंटायर रेंज में, मतलब हर एक कंसंट्रेशन पे फॉलो कर लेता है जो सॉल्यूशन, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, तो ये आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है जो कि आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब बोर्ड में तो लिखने को ही आ जाती है और नीट में अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी पॉपुलर हो रहे हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन मतलब जो राउल्स लॉ को हर एक कंसंट्रेशन पे फॉलो करे, एंटायर रेंज पे, पूरी रेंज कंसंट्रेशन पे फॉलो करे। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन की एक खासियत होती है। खासियत क्या, सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहली खासियत होती है कि इसके लिए जो डेल्टा एच मिक्सिंग है ये जीरो होता है। मतलब मिक्स करने पे, ए और बी को मिक्स करने पे ना कोई हीट निकलेगी और ना कोई हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, मतलब जब हम ए और बी को मिक्स करेंगे तो ना कोई हीट निकलेगी और ना ही कोई हीट ये एब्जॉर्ब करेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, ना हीट निकल रही है ना एब्जॉर्ब हो रही, और इसी वजह से हम लिख रहे हैं डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। मतलब एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, जब हम मिक्स कर रहे हैं तो उसकी जो एंथैल्पी आ रही है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा एंथैल्पी में। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर इज जीरो। मतलब वॉल्यूम जो होगा मिक्स करने के बाद वो भी जीरो होगा। सॉरी, वॉल्यूम में चेंज जीरो होगा। ठीक है, वॉल्यूम जीरो नहीं होगा, वॉल्यूम में चेंज जीरो होगा। मतलब मान लेते हैं ए को हम 1 लीटर ले रहे हैं, 1 लीटर ए लिया
और उसमें 1 लीटर बी मिला लिया, तो जो सॉल्यूशन बनना चाहिए वो टोटल 2 लीटर का बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले भी 2 लीटर है, 1 लीटर ए और 1 लीटर बी, जो सॉल्यूशन बना वो भी 2 लीटर है। तो जब सॉल्यूशन जो है वो उतना ही बनना चाहिए जितना वॉल्यूम हमारा कंपोनेंट का था, ए और बी का जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम सॉल्यूशन का होना चाहिए। तो ये आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा, डेल्टा वी यानी वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, जितना वॉल्यूम कंपोनेंट का होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हमें हैं। नो हीट इज इवॉल्व, कोई भी हीट निकलेगी नहीं, इवॉल्व मतलब निकलना है, इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड ऑन मिक्सिंग द कंपोनेंट्स। जब हम ए और बी को मिलाएंगे तो कोई भी हीट निकलनी नहीं चाहिए और एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ इट्स कंपोनेंट। एक मिनट, मतलब जिन जिन कंपोनेंट से बना है, मान लो जो 3 चीजों से बना होता, अगर अगर ये 3 चीजों से बना होता ए बी सी, तो ए और बी और सी तीनों मिला के जितना वॉल्यूम होगा उतना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, यानी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, वॉल्यूम ना बढ़ना चाहिए ना ही वॉल्यूम घटना चाहिए। ठीक, ये आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टीज ये आती हैं क्योंकि मैंने बताया मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइडियल सॉल्यूशन जो होता है इसमें मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, देखो इसको फिर से बनाता हूँ फिगर। ठीक है, ये फिगर मैं यहाँ पे नीचे फिर से बना रहा हूँ। ये हमारा भगोना है, इसमें हमने ए और बी डाल रखा है और उसके वजह से ए और बी के वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब इस भगोने में 3 तरह का इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, देखो 2 तरह के मॉलिक्यूल हैं, ए और बी, 2 तरह के मॉलिक्यूल हैं, इनमें 3 तरह का इंट्रैक्शन होगा। कैसे? एक तो ए और ए के बीच में इंट्रैक्शन होगा, ए और ए के बीच में इंट्रैक्शन होगा, तभी तो ए और ए साथ में है। भाई कोई चीज लिक्विड है तो वो लिक्विड इस वजह से है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ हैं, है ना। तो यहाँ पे ए भी तो लिक्विड है ना, इस वजह से लिक्विड है क्योंकि ए और ए के मॉलिक्यूल, जितने भी ए के मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में, उनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है, वो सॉरी क्या कहते हैं उसको, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये ए और ए का जो मॉलिक्यूल है इसके बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। इसके अलावा बी और बी का जो मॉलिक्यूल है, एक सेकेंड, बी और बी का मॉलिक्यूल, इसके भी बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये भी एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं। इसके अलावा एक अट्रैक्शन फोर्स ए और बी के मॉलिक्यूल के बीच में भी लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 3 अट्रैक्शन फोर्स लग रहे हैं, ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में, बी बी के बीच में और ए और बी के बीच में। अब जो आइडियल सॉल्यूशन होता है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, जो ए के बीच में अट्रैक्शन होता है वो वही अट्रैक्शन बी बी के बीच में होता है और वही अट्रैक्शन ए बी के बीच में होता है। ये होती है खासियत आइडियल सॉल्यूशन की। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन जो होगा वो लगभग बराबर होंगे और इसी वजह से इसको सॉल्यूशन को हम आइडियल कहते हैं, और इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज भी आती हैं कि इसमें ना हीट कोई एवॉल्व होगी, ना कोई हीट मतलब निकलेगी इससे, और ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होगी, ना वॉल्यूम चेंज होगा। ये प्रॉपर्टीज इसी वजह से आती हैं क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो बराबर रहता है। ठीक, और इस तरह के बहुत कम, ऑब्वियसली मतलब रियल लाइफ में इस तरह के सॉल्यूशंस बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें अट्रैक्शन बराबर है। आप दो चीजें मिलाएंगे तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में अट्रैक्शन थोड़ा अलग अलग टाइप का रहेगा। ठीक है, अच्छा एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कुछ सॉल्यूशन जो है लगभग आइडियल टाइप के बिहेव करते हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे पहला है हेक्सेन एंड हेप्टेन। हेक्सेन जानते हो ना, 6 कार्बन, बेसिकली हेक्सेन 6 कार्बन है ना, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, सीधे सीधे लाइन में। तो हेक्सेन जो है अगर यहाँ पे हम लिख दें 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके, 1 2 3 4 5 6, हाँ। हेप्टेन में 7 कार्बन, 4 5 6,
एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। तो हेक्सेन और हेप्टेन जो है वो लगभग आइडियल सॉल्यूशन की तरह के बिहेव करते हैं, ठीक है, लगभग आइडियल। ऐसा परफेक्टली आइडियल कोई नहीं होगा, ठीक। दूसरा एग्जांपल है हमारा ब्रोमो इथेन एंड क्लोरोइथेन। बना के देख लेते हैं। मीथेन और इथेन, और ये हो गया ब्रोमो इथेन, और ये हो गया क्लोरो इथेन। तो यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है। ये भी लगभग आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। इसके अलावा बेंजीन एंड टॉलुइन। बेंजीन कैसा होता है? बेंजीन रिंग तो आप जानते ही हैं, ये होता है बेंजीन। और टॉलुइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर एक आप CH3 लगा दो, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो, इसको हम टॉलुइन कहते हैं। तो ये तीनों एग्जांपल आपको अच्छे से याद होने चाहिए, हेक्सेन, हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, बेंजीन और टॉलुइन। ये सारे किस तरीके से बिहेव करते हैं? आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज लिख दो, नो सॉल्यूशन इज परफेक्टली आइडियल। कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होता। हालांकि ये तीनों सॉल्यूशन आपको जो एग्जांपल दिए ये आइडियल टाइप का बिहेव करते हैं, ठीक। अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। तो आइडियल सॉल्यूशन हमने पढ़ लिया। दूसरा सॉल्यूशन है हमारा नॉन आइडियल, ठीक है। यहां पे भी हम वही करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, इसमें ए और बी को घोल देते हैं, ठीक। और ए बी की वजह से यहाँ पे ऊपर वेपर्स बनेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जस्ट आइडियल सॉल्यूशन के अपोजिट डेफिनेशन यूज हो जाएगी, ठीक। सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो Raoult's law over entire range ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन या शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउल्ट्स लॉ को हर एक कंसंट्रेशन पे फॉलो नहीं करता, पूरी रेंज पे फॉलो नहीं करता, उसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो ए और बी हमने डाला है, इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा, जैसे अपने आइडियल सॉल्यूशन में देखा था। लेकिन यहाँ पे इंट्रैक्शन बराबर नहीं होगा। यहाँ पे इंट्रैक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी। अब यहाँ पे इंट्रैक्शन जो है उसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, देखो। अब देखो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। केस वन देखते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जो ए बी के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है ये कम है ए के बीच में अट्रैक्शन से, या फिर बी बी के बीच में अट्रैक्शन से, ठीक है। तो यानी ए और बी बी के बीच में अट्रैक्शन जो लग रहा है वो ज्यादा है, ए बी के बीच में अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा कम है, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या? देखो यहां से ए के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, और यहां से बी के मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ए जो है वो बी को बहुत ही कम पकड़ा हुआ है। अट्रैक्शन क्योंकि दोनों के बीच में कम है, तो आप कह सकते हैं ए और बी जो है वो आपस में कुछ ज्यादा उनके बीच में दोस्ती नहीं है। तो ए भी ऊपर जाएगा और बी भी ऊपर जाएगा, तो वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ए बी के बीच में कुछ खास दोस्ती है नहीं, तो ये दोनों आपस में पकड़ के नहीं रखेंगे एक दूसरे को, दोनों फ्री हैं। ए भी ऊपर जाएगा अच्छे से और बी भी ऊपर जाएगा, दोनों की वजह से वेपर बनेंगे और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो पहला केस ये होता है जहां पे ए बी का इंट्रैक्शन, हेलो, हाँ अभी क्लास ले रहे हैं, अभी बात करते हैं। तो मैं कहा था, ये तो कभी भी फोन कर देते हैं, 10 बज रही है, 10 बजे फोन किया है। तो
ए बी के बीच में अट्रैक्शन कम है ना, तो ए भी ऊपर जाएगा, बी भी ऊपर जाएगा, इसके वजह से वेपर प्रेशर जो है काफी ज्यादा बनेगा। तो नॉर्मली जितना वेपर प्रेशर बनना चाहिए था उससे ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन में जो है ए बी के बीच में अट्रैक्शन बराबर होता था, ए बी और ए और बी तीनों के बीच में अट्रैक्शन बराबर होता था, तो नॉर्मल वेपर प्रेशर बनता था। यहाँ पे ए बी के बीच में अट्रैक्शन कम हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। और जब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसी वजह से हम इस केस को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो हम ये कहते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है राउल्ट्स लॉ से। तो वेपर प्रेशर इसका बढ़ गया, नॉर्मल जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया। ठीक है, अब एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं जो इस तरीके के सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि एक सेकंड थोड़ा और नीचे लिखते हैं, जैसे इथेनॉल प्लस एसीटोन। ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या क्या होता है, अगर किसी को पता है, मीथेन इथेन है ना, OH कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एसीटोन जो होता है ये इस तरीके से होता है, ऐसा होता है। अब जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे एक और इथेनॉल का मॉलिक्यूल बना रहे हैं हम, CCOH। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग किए रहता है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ए के बीच में अट्रैक्शन है, या कह लो एथेनॉल इथेनॉल के बीच में अट्रैक्शन है, ये काफी ज्यादा रहता है बजाय इथेनॉल और एसीटोन के बीच के अट्रैक्शन से। तो इथेनॉल एसीटोन के बीच में कम अट्रैक्शन, इथेनॉल इथेनॉल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा, और एसीटोन एसीटोन के बीच में भी अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखेगा, क्योंकि ये दोनों फ्री हैं तो ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल याद रखना जो कि है, एक ये है हमारा इथेनॉल और एक है एसीटोन एंड CH2 का सोल्यूशन, कार्बन डाइसल्फाइड का सोल्यूशन। ठीक है, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड का सोल्यूशन। तो ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, और पॉजिटिव डेविएशन क्यों आया ये आपको अच्छे से पता चल गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये देखो यहीं पे हम लिखते हैं केस 2। केस 2 में ऑब्वियसली केस 1 का उल्टा हो सकता है, कि जो ग्रीन से लिखते हैं ना, पिछली बार भी ग्रीन से लिखे थे, हो सकता है जो ए बी के बीच में अट्रैक्शन है ये ज्यादा हो ए और बी के बीच में अट्रैक्शन से। अब ए बी के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, ये हमारा भगोना है, इसमें ए और बी है, ए बी के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ए जो है वो बी को पकड़ के रखेगा, बी ए को पकड़ के रखेगा, ये दोनों सॉल्यूशन में बैठे रहेंगे। ऊपर बहुत मुश्किल है जाना इनका, ऊपर जाना मुश्किल है, तो वेपर यहाँ पे क्या बनेंगे, बहुत कम बनेंगे, वेपर यहाँ पे काफी कम बनेंगे, और वेपर कम बनेंगे तो नॉर्मल से वेपर प्रेशर कम हो गया। तो यहाँ पे एक चीज तो अच्छे से लिख दो, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, क्योंकि ए और बी के बीच में प्यार बहुत है ना, तो दोस्ती इनकी काफी तगड़ी है, तो ये एक दूसरे को ऊपर जाने ही नहीं देंगे। ए जो है वो बी को पकड़ के रखेगा, बी ए को पकड़ के रखेगा, ये दोनों नीचे ही रहेंगे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीजेस। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो यहां पे हम इसको नाम देंगे नेगेटिव डेविएशन। तो ये राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक, नेगेटिव क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो गया। अब इसके भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे है फिनॉल एंड एनालीन। ठीक, फिनॉल तो आपको पता है किस तरीके से लिखते हैं, इस पे OH लगा दो, ठीक है, OH। और एनिलीन जो है इस पे NH2 लगा दो तो एनिलीन कहते हैं। बेंजीन के ऊपर OH लगा दो तो फिनॉल कहा जाता है, बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाता है तो एनिलीन कहा जाता है, बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है तो उसको टॉलुइन कहा जाता है। ठीक है, ये सब कॉमन नेम है, आपको याद होने चाहिए। अब फिनॉल इस तरीके से होता है, एनिलीन इस तरीके से होता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये अच्छी खासी
हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है नाइट्रोजन के साथ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे होती है ये आपको पता है ना, फोन से, FON। इन तीन, जो ये तीन एलिमेंट्स है, इन्हीं से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और इसी वजह से ये दोनों आपस में क्या हो गए, अच्छी तरीके से, मतलब बेसिकली इनके बीच में बॉन्ड एक तरीके का बन गया। ठीक है, ये दोनों आपस में रहने लगे, तेज से रहने लगे, ये क्या होता है नहीं, तेज से नहीं रहने लगे, मतलब ये इनके बीच में दोस्ती अच्छी खासी हो गई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे लिख देते हैं H बॉन्ड। ठीक है, किसी पतले पेन से लिखते हैं। तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसी वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, तो ऊपर नहीं जा पाएगा कोई, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। तो CHCl3 को कुछ इस तरीके से बनाओ, Cl और ये CH, तो CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म हो गया। एसीटोन आपको पता ही है, डबल बॉन्ड हो। एसीटोन मैंने वहां पे भी ऐसे ही बनाया है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाना कि ये क्या बना दिया। एसीटोन यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से बनाया, अब यही कार्बन को थोड़ा सा ऊपर करके लिख दो, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, बनाने का तरीका, दोनों एसीटोन एक ही चीज है ना। 3 कार्बन का एसीटोन क्या होता है, 3 कार्बन का कीटोन, उसी को एसीटोन कहते हैं। ठीक, तो एसीटोन बन गया, और इनके बीच में यहाँ पे अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या है, H बॉन्ड, और इसी वजह से क्लोरोफॉर्म और एसीटोन एक दूसरे से अच्छे खासे, मतलब बॉन्ड बना के रहने लगेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो ये दोनों ऊपर नहीं जाना पाएंगे, और ऊपर नहीं जाना चाहेंगे, और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे, अच्छा, अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई थी, आपने देखा था इथेनॉल के केस में, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, ये इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में हो गई थी, इथेनॉल और एसीटोन के बीच में नहीं हुई थी, सिर्फ इथेनॉल इथेनॉल के बीच में हो गई थी। ठीक, और यही चीज है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके हो रही है, एक दूसरे के, बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए के बीच में हो गई है, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही है, ए और बी के बीच में हो रही है। ठीक, तो आपको ज्यादा कुछ खास नहीं याद रखना, ऐसा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको एग्जांपल से याद होने चाहिए कि पॉजिटिव डिविजन कौन सा करता है और निगेटिव कौन सा करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव और निगेटिव डिविजन का। ठीक है, इतना ही पढ़ना था पॉजिटिव निगेटिव डिविजन पे। अब एक टॉपिक है छोटा सा, एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, दीज आर सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन एक सेकंड, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। अब थोड़ा सा इसको समझो, फिर उसके बाद डेफिनेशन पे हम वापस आएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक भगोना बड़ा सा। ठीक, ये ऊपर से मान लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ नीचे हमने लिक्विड भर दिया, लिक्विड में हमने क्या भरा, 68% HNO3 भरा, और 32% वाटर। तो बस 68% यानी 68% नाइट्रिक एसिड, 32% वाटर के साथ मिला के हमने इसमें भर दिया। अब हमने इसके वेपर्स को एनालाइज किया है, जो इसके वेपर बनेंगे हमने उसको एनालाइज किया। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पे, हाँ, वेपर्स को हमने एनालाइज किया। ठीक है, अब जब वेपर्स को हमने एनालाइज किया, ये हमारे वेपर्स हैं, तो वेपर में हमने देखा कि करेक्ट 68% HNO3 के वेपर हैं, और 32% वाटर के वेपर हैं। देख रहे हो,
और यही यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है, दीज आर सॉल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। फेज तो लिखना ही भूल गया। लिक्विड एंड वेपर फेस। लिक्विड फेस में जो कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन मतलब जो भी उसमें परसेंटेज होगा, ए का, बी का, सी का, जितना भी परसेंट है, वही परसेंट सेम आपको देखने को मिलेगा वेपर फेज में। या कह लो जितना मोल फ्रैक्शन आपको यहाँ पे HNO3 का देखने को मिलेगा, उतना ही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जितना वाटर का मोल फ्रैक्शन यहाँ होगा, उतना ही वेपर में भी वाटर का मोल फ्रैक्शन होगा। या कह लो जितना परसेंट HNO3 यहाँ पे है, उतना ही परसेंट HNO3 ऊपर होगा। जितना परसेंट वाटर यहाँ नीचे है, उतना ही परसेंट वाटर ऊपर होगा। तो इसको हम एजिटॉप कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन ये होते हैं जिनमें सेम कंपोजिशन होती है लिक्विड और वेपर फेस में। ठीक है, ठीक है। इनकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एजियोट्रॉप्स की। एजियोट्रॉप्स बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो एजियोट्रॉप जो होते हैं ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जैसे वाटर जो होता है ये आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू होता है। मान लेते हैं HNO3 का हमें पता नहीं है, मान लेते हैं ये 80 डिग्री पे, HNO3 जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं HNO3 जो है इसको 80 डिग्री सेल्सियस पे ये उबलना शुरू हो जाता है, और वाटर का तो हमें पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक, जब आप इसको मिला देंगे 68% HNO3 को, 32% वाटर को, तो ये कुछ ना कुछ बीच का इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। तो मान लेते हैं 90 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट आया, और 90 डिग्री सेल्सियस पे ही दोनों एक साथ उबलेंगे। ठीक है, वाटर का, वैसे वाटर को चाहिए कितना 100, लेकिन अब वाटर 90 पे ही उबल जा रहा है। वैसे HNO3 जो है वो 80 डिग्री पे ही उबल जाता है, लेकिन अब HNO3 90 डिग्री पे उबल रहा। तो जब हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पे आ जाते हैं, मतलब ऐसा कंपोजिशन हम ढूंढ लेते हैं जहां पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जब बन जाता है, तो उस टाइम पर जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है उसमें हर एक कंपोनेंट एक ही मतलब टेम्परेचर पे बॉयल करता है, और इसी वजह से इसको एजियोट्रॉप जो होता है इसको कहा जाता है कि दे बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं, चाहे इसका अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं HNO3 का 80 डिग्री है, वाटर 100 डिग्री है, लेकिन ये दोनों अगर आप 68% और 32% के रेशियो में मिला देंगे तो ये दोनों 90 डिग्री पे बॉयल करेंगे। ठीक है, एक देखो ज्यादा पे बॉयल कर रहा है और एक कम ही पे बॉयल कर जा रहा है। ठीक, ये प्रॉपर्टी होती है एजियोट्रॉप्स की। ठीक है, अब देखो जो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, तो आप कह सकते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, जो सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। अच्छा, ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे तो उससे क्या होगा, देखो ये सॉल्यूशन है हमारा, ये ए हमने और बी डाल रखा है। ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया है, काफी बढ़ गया है। ठीक है, नॉर्मल जितना है उससे ज्यादा हो गया, तभी तो हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। अब हम इसको उबालना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक बर्नर लगा दिया है। ये हमने एक बर्नर लगा दिया, इससे ऐसे फ्लेम्स निकल रही जिससे कि ये उबल रहा है। तो जब ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन हुआ था तो वेपर प्रेशर ऊपर बढ़ गया था। अब बॉइलिंग कब होती है ये आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार बॉइलिंग है। इसको पहले हटा दो, पहले आपको, नहीं तो आपको कम समझ में आएगा थोड़ा। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर of a liquid becomes equal to atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक, अब बात को समझो। ये हमारे पास एक भगोना है और नीचे हमने
ये हमने लैंप रखा है और इस लैंप को हमने जला दिया भगोने के नीचे, और इस लैंप में हमने पानी रख दिया, भगोने में सॉरी, भगोने में हमने H2O रख दिया, वाटर। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, वही होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा तो इसके वाटर के जो वेपर्स यहाँ पे बने रहेंगे, उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही वेपर प्रेशर वाटर का और एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर जो है ये दोनों बराबर होंगे, तुरंत वाटर जो है उबलना शुरू कर देगा, बॉयल होना शुरू कर देगा। तो यानी वाटर का जो वेपर प्रेशर जो है वो 1 एटीएम हो जाएगा, 1 एटीएम हो जाएगा, उसी समय बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। तो बॉइलिंग क्या होती है, लिक्विड जो भी हमने लिया है उसका वेपर प्रेशर उसके आसपास के वेपर प्रेशर के, यानी एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाना चाहिए। जैसे ही बराबर होगा बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। ये होती है बॉइलिंग। तो यहाँ पे हमने एक एजियोट्रॉप लिया है जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा, यानी वेपर प्रेशर काफी ज्यादा है, वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, तो बॉयल करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। हम कम टेम्परेचर देंगे, कम टेम्परेचर में ही वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, यही सिंपल सी चीज आपको समझनी थी। देखो, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को हम, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, ऐसे सॉल्यूशन को हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अच्छा, मिनिमम बॉइलिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगी है उसको एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर बराबर में लाने के। ठीक है, तो ऑलरेडी इसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, तो इस वजह से हम थोड़ा बहुत हीट देंगे, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल कम ही देंगे, लेकिन जो हीट देंगे वो हमें कम लगेगी, और कम हीट में ही वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हुआ, बॉयल होने लगा लिक्विड। तो जो भी पॉजिटिव डेविएशन, ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है सोल्यूशन, उसको हम मिनिमम बॉइलिंग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब हमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, कम हीट देनी पड़ेगी, कम हीट देने पे जो टेम्परेचर आएगा उसी टेम्परेचर पे ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक, समझाते समय एक बहुत ही अजीब चीज होती है कि जैसे सामने आप हो तो मैं आपसे कंफर्म कर लूं कि हाँ समझ में आया कि नहीं, लेकिन जब ये जो डिफरेंस है ये रहता है तो फिर समझ में नहीं आता है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कई बार मैं एक ही पॉइंट को 6-7 बार बोलता हूँ। ठीक है, कुछ जो समझ जाते होंगे उनको लगता होगा कि ये एक ही पॉइंट को 6-7 बार क्यों बोल रहे हैं, तो सिंपल सा पॉइंट है। और जो नहीं समझते होंगे वो कह रहे हैं कि 6-7 बार और बोलो, अभी भी नहीं समझ में आया, है ना। तो समझ में आ गया, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसका एग्जांपल है 95% इथेनॉल जब हम लेते हैं और उसमें 5% वाटर मिक्स कर देते हैं, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन देता है, और इस वजह से उसको हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहेंगे। अच्छा, जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन दे, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव डेविएशन, बहुत ज्यादा नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर काफी कम हो जाए, वेपर प्रेशर काफी कम हो गया। अब वेपर प्रेशर काफी कम हो गया और हमको वेपर प्रेशर बढ़ा के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पास ले जाना है, तभी बॉइलिंग शुरू होगी। तो हमें मेहनत और करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई नेगेटिव डेविएशन का सॉल्यूशन है, इसने ऑलरेडी वेपर प्रेशर कम कर रखा है। अब हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हीट ज्यादा देना पड़ेगा, तो एक ज्यादा टेम्परेचर आएगा, उस टेम्परेचर पे जाके ये बॉयल करेंगे। इसी वजह से इनको हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कह देंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, यानी ये मैक्सिमम टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं, ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं एजियोट्रॉप। और इसका एग्जांपल वही है जो अभी हमने देखा था, एग्जांपल है 68% HNO3 प्लस 32% वाटर। यानी जो सॉल्यूशन अभी हमने ऊपर पढ़ा था वो एक लार्ज नेगेटिव डेविएशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये एजियोट्रॉप है, 68% HNO3, 32% वाटर। तो ये हमारा टॉपिक हो गया एजियोट्रॉप का, काफी इजी आसान सा टॉपिक है। बस एग्जांपल्स याद रखना कि नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन, यानी मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के एग्जांपल्स क्या है, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, अब एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, अगले पेज से शुरू करते हैं। ठीक, इस टॉपिक का नाम है
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगला लेक्चर जो है वो छोटा सा रहेगा, अगले लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। तो रात्रि काल में विद्युत ऊर्जा ना होने के कारण हमारी क्लास पूरी नहीं हो पाई थी, तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने शुरू कर दिया था। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। मतलब सॉल्यूट हमने कितना ऐड किया है इस चीज पे डिपेंड करती है। जैसे पानी में हमने चीनी मिला दी, तो चीनी हमने कितना मिलाया है इस चीज पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, ठीक। तो एक सेकंड, दिस आर द प्रॉपर्टीज, ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं विच डिपेंड only on number of, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम मिलाएंगे, ठीक है। वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ पे नहीं मिलाया जाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जब भी हम सॉल्यूट की बात करते हैं नॉन वोलेटाइल वाला बात करते हैं। नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्वेंट में कितना हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं इसके ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो इसके नेचर से कोई मतलब नहीं कि हमने सॉल्यूट किस टाइप का मिलाया है, सॉल्वेंट किस टाइप का है, उसके नेचर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती हैं। ओनली मैंने लिखा है, आप देख लीजिए, विच डिपेंड ओनली, है ना, ऑन नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। इसमें से कौन कौन सी हैं? पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एक मैं पहले एबीसीडी चारों लिख दे रहा हूं, फिर उसके बाद आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आरएलवीपी मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, अभी पूरा हेडिंग डालेंगे तो फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। बी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये चार जो है, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ सॉल्यूट के ऊपर, ठीक है। तो इन्हीं चारों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, और शुरू करते हैं आरएलवीपी यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसी को हम क्या कह रहे थे, आरएलवीपी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। आरएलवीपी मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे एक बार आप ऑलरेडी समझ चुके हैं तो इस बार आसानी होगी आपको समझने में। तो मान लेते हैं ये हमने एक कंटेनर ले लिया है और उसी कंटेनर को हम यहाँ एक बार और बना ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो पहले जो कंटेनर हमने लिया था इसमें सिर्फ बी डाला था। अच्छा यहाँ पे ध्यान दो, ए जो है वो हम सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और बी जो है वो सॉल्वेंट होगा। तो जहां पे मैं ए लिख रहा हूँ वो सॉल्यूट है और बी जो है वो सॉल्वेंट है। यानी पहले जो कंटेनर लिया था हमने उसमें सिर्फ सॉल्वेंट डाल रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट डाल रखा है तो यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे, जितना भी एरिया होगा सारा एरिया सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से घिरा होगा, और ऊपर वेपर बनेंगे बी के, ठीक है। ये बी के वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, खूब सारे। अब हमने क्या किया, बी में ए को मिला दिया, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें आ गई, ए और बी दो। अब
जो सरफेस होगी उसमें बी के तो मॉलिक्यूल्स होंगे ही, साथ में ए के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब क्योंकि ए जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, तो ए तो उड़ेगा नहीं, ए के वेपर तो बनेगा नहीं, और बी को ये ब्लॉक करके रखेगा। तो जितने दूर में ए फैला हुआ है, जितने सरफेस पे ए है, उतने सरफेस पे बी के वेपर्स नहीं बन सकते। ऑब्वियसली वेपर बनने के लिए बी का सरफेस पे आना जरूरी है ना, सरफेस पे आएगा तो सरफेस से उड़ेगा, सरफेस से उड़ के वेपर बनाएगा। तो जितने दूर में ए है उतने दूर में अब बी के वेपर नहीं बन सकते हैं, तो इसमें वेपर जो है वो कम बनेंगे। सॉरी, ए के तो वेपर बनेंगे ही नहीं क्योंकि ए जो है वो नॉन वोलेटाइल है। बी के वेपर बनेंगे और वो भी कम बनेंगे क्योंकि सरफेस ब्लॉक हो गई है। ठीक है, कुछ सरफेस ए ने कुछ एरिया ऐसा है जो कि ए ने ब्लॉक कर रखा है। तो यहाँ पे देखो वेपर प्रेशर में कमी आ गई, और इसी को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यहाँ पे बी का वेपर प्रेशर देखो काफी ज्यादा है, और यहाँ पे बी का प्रेशर वेपर प्रेशर जो है कम हो गया। इसी को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक। अच्छा, जब प्योर सॉल्वेंट रहता है तो उसके वेपर प्रेशर को हम किस तरीके से शो करते हैं? पी नॉट बी, ऐसे ही तो लिखेंगे। और जब ए के साथ बी आ गया तो इसके वेपर प्रेशर को आप क्या लिखेंगे? पी बी। और ऑब्वियसली पी नॉट बी ज्यादा होगा क्योंकि पहले ऑब्वियसली ज्यादा वेपर प्रेशर है, जब प्योर बी है तो ज्यादा वेपर प्रेशर है, इसी वजह से पी नॉट बी ज्यादा होगा, पी बी कम होगा। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को लिखने के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा पी बी, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी, मतलब जो प्योर जब बी था तो वेपर प्रेशर, माइनस पी बी, मतलब जब हमने ए मिला दिया यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तब वेपर प्रेशर। तो ये हमारा जो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया, ये हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे जो डेल्टा पी बी है इसको हम कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक चीज ध्यान देना कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में अंतर है। अभी हमने सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला है, यानी वेपर प्रेशर में कमी आ गई, हमने रिलेटिव वाली नहीं निकाली है। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या पूछा जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो नहीं है। जब तक रिलेटिव लोअरिंग आप नहीं कहेंगे तब तक वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये नेचर पे भी डिपेंड कर सकती है, जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है, उसके नेचर पे भी डिपेंड कर सकती है। जबकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डिफिनेशन में भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे नहीं डिपेंड करती। जबकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये नेचर पे भी डिपेंड कर सकता है कि सॉल्यूट का नेचर किस तरीके से है। ठीक है, तो इसी वजह से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, हमें रिलेटिव लोअरिंग निकालनी पड़ेगी, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक। अच्छा, अब इसी फॉर्मूले को देखो, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी मतलब डेल्टा पी बी इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी बी का फॉर्मूला क्या होता है, रॉड्स लॉ में आपने पढ़ा था, पी नॉट बी एक्स बी, ये तो होता है पी बी का फॉर्मूला, पी नॉट बी एक्स बी। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी डेल्टा पी बी इक्वल टू, अब पी नॉट बी दोनों में है तो कॉमन ले लो। ठीक है, पी नॉट बी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे इसके जगह पे 1 बचा, माइनस का साइन, इसके जगह पे सिर्फ एक्स बी बचा। तो पी डेल्टा पी नॉट बी सॉरी डेल्टा पी बी इक्वल टू पी नॉट बी 1 माइनस एक्स बी, ये आ गया फॉर्मूला मेरे पास। अब ऑलरेडी मैं एक चीज आपको बता चुका हूँ कि मोल फ्रैक्शन की एक खासियत होती है कि जितने कंपोनेंट है सबका मोल फ्रैक्शन का ऐड करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए लिख सकते हैं, है ना, एक्स ए लिख सकते हैं। तो डेल्टा पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स ए, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे हमें क्या पता चला कि जो लोअरिंग है वेपर प्रेशर में वो एक्स ए यानी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा हम सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर में कमी आती जाएगी। ठीक है, और ये आपको देखने से लग रहा है, जितना ज्यादा आप सॉल्यूट यहाँ पे ऐड करेंगे उतना ज्यादा जो एरिया है वो ऑब्वियसली सॉल्यूट कवर करता जाएगा, और सॉल्यूट उड़ नहीं सकता, सिर्फ बी उड़ सकता है, ए उड़ नहीं सकता है।
तो इसी वजह से जितना ज्यादा आप एक्स ए ऐड करेंगे, यानी सॉल्यूट जितना ज्यादा ऐड करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उतना ज्यादा लोअरिंग आएगी वेपर प्रेशर में, यानी कमी आएगी वेपर प्रेशर में। ठीक, तो ये तो कमी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग के बारे में। तो रिलेटिव क्यों कहा जाता है? रिलेटिव हम टर्म तब यूज करते हैं जब हम किसी से कंपेयर करते हैं, किसी की तुलना में काम करते हैं, तब हम रिलेटिव कहते हैं। अब इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे डेल्टा पीबी है इसको हम ऐसे लिख रहे हैं डेल्टा पीबी, और यहाँ पे जो पी नॉट बी है इसको हम यहाँ ले आ रहे हैं नीचे। ठीक है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो पी नॉट बी ये ऐसे हो गया, इधर बचा एक्स ए। ठीक, इधर बचा एक्स ए। अब देखो, अब यहाँ पे हमने रिलेटिव काम कर दिया। रिलेटिव क्यों कर दिया? क्योंकि हम ओरिजिनल के कंपैरिजन में कह रहे हैं। अब ये जो पूरा पार्ट है इसको हम कहते हैं आरएलवीपी, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये पार्ट जो है इसको हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, समझ जाना, हमने शॉर्ट में लिखा है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम तब कहते हैं जब पी नॉट बी से हम डिवाइड कर देंगे, यानी ओरिजिनल वाले के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं, तो हम रिलेटिव कह देंगे। अच्छा, इसी को हम फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डेल्टा पी बी जो है इसका फॉर्मूला क्या, मतलब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन, नीचे पी नॉट बी ऑलरेडी है, इक्वल टू एक्स ए। ये फॉर्मूला वो है जो कि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखना है। और इसमें पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी, ये पूरा टर्म क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक बार लिख तो चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, हियर पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये आपको सामने ही दिख रहा है, एक्स ए पे डिपेंड कर रही है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, एक्स ए का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, यानी ए का मोल प्लस बी का मोल प्लस बी का मोल। देख रहे हो? तो ये बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है। एक्स ए के जगह पे आप एन ए और एन बी लिख के आप आसानी से आपका काम हो जाएगा, मतलब आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, बहुत ही आसान। अच्छा, ये बताओ, अगर हम मान लें कि एन ए अपॉन एन बी लिखे और हम काफी ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया है। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कि बहुत ही ज्यादा हल्का है, मतलब आपने चीनी 10 लीटर ले रखी है, सॉरी, पानी आपने 10 लीटर ले रखा है, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला रहे हैं, तो चीनी का स्वाद लगभग नहीं के बराबर आएगा। लेकिन आपने चीनी मिलाई है ऑब्वियसली, लेकिन चीनी का जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा कम है, तो इसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर हम काफी ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो एन बी, यानी बी के मोल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं एन ए के कंपेरिजन में, यानी ए के मोल्स के कंपेरिजन में, यानी चीनी जो होती है वो बहुत ही कम होगी, बी यानी पानी बहुत ज्यादा होगा। तो पानी के मोल्स काफी ज्यादा होते हैं चीनी के कंपेरिजन में डाइल्यूट सोल्यूशन में। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। तो इसमें क्या हम कर सकते हैं, जो ये वाले फॉर्मूले में देखो, एन ए को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एन ए काफी ज्यादा कम है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, नीचे वाले से एन ए एन बी, मतलब ऊपर से नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, नीचे से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एन बी काफी ज्यादा है, तो एन बी में थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा ऐड करने पे लगभग उतना ही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी इक्वल टू, ऊपर तो एन ए रहेगा उसको नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, नीचे एन ए प्लस एन बी की जगह पे सिर्फ एन बी लिख सकते हैं, क्योंकि एन ए बहुत छोटा है तो एन बी बहुत ज्यादा बड़ा है, एन बी से थोड़ा सा कुछ ऐड करो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए इस तरीके से इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, जहाँ पे नीचे की तरफ से एक मॉलिक्यूल आप सॉरी एक मोल जो है आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा आसान हो जाता है इससे आपका क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ पे खत्म। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, बस समझने लायक था। अब रुक जाओ, पेज ऐड कर लें। कहाँ से ऐड हो गया पेज? 6-7 पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ पेज हमने और ऐड कर लिए हैं जिससे कि हम लिख सकें। तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 पढ़नी थी, उसमें से एक खत्म हो गई। अब एक खत्म हो गई तो बाकी 3 आसानी से खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले में ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, आरएलवीपी हमने पढ़ लिया। अब सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, जो कि है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। एलिवेशन मतलब होता है बढ़ जाना। ठीक है, और ये काफी आसान है, क्यों बढ़ जाएगा? अच्छा, बॉइलिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुका है ना, ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बॉइलिंग क्या होती है। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो चीजें बॉयल करने लगती हैं। ठीक है, ये है हमारा एक कंटेनर जिसमें सिर्फ हमने बी को रखा है। बी क्या है? सॉल्वेंट। कुछ टाइम बाद हमने इसी में ए को भी मिला दिया बी के साथ। ठीक है, जब यहाँ पे सिर्फ बी था तो बी के वेपर प्रेशर ऑब्वियसली ज्यादा बनेंगे, अभी आपने देखा था। और जब ए और बी दोनों आ जाएगा, क्योंकि ए नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर कम बनेंगे। ठीक, वेपर प्रेशर कम बने हैं। अब हमें वेपर प्रेशर को बढ़ा के 1 एटमॉस्फेयर तक ले जाना है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ले जाना है। यहाँ पे ऑलरेडी वेपर प्रेशर ज्यादा बने हैं, तो यहाँ पे आसानी से हम बढ़ा सकते थे। लेकिन यहाँ पे ए और बी जब दोनों आ गए तो वेपर प्रेशर कम बने, तो हमें वेपर को ज्यादा हीट करना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन को ज्यादा हीट करना पड़ेगा 1 एटमॉस्फेयर तक ले जाने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे थोड़ा आसानी से समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमें 10 पॉइंट चाहिए। पॉइंट जो मैंने बिंदी रखी हुई है, बिंदी बिंदी 10 पॉइंट चाहिए हमें। एक सेकंड, हम मान लेते हैं हमें 10 पॉइंट चाहिए बॉयल करवाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 8 पॉइंट हैं बी वाले केस में। तो इसमें थोड़ा इरेज करके हम मान लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमें 10 पॉइंट्स चाहिए, 10 वेपर प्रेशर चाहिए बॉयल करवाने के लिए। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ प्रिंस, चार्जर लगा दो, जल्दी लगा दो। एक सेकंड रुक जाओ, चार्जिंग लगा दे रहा। जल्दी दो। ऑन तो करो, किए तो देखो हमें 10 पॉइंट्स चाहिए, या कह लो 10 वेपर प्रेशर चाहिए, तब हमारी बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जब केवल बी था तो हमारे पास मान लेते हैं 6 पॉइंट्स थे। 6 पॉइंट्स थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कुल 4 पॉइंट और चाहिए, तो हम इसको हीट देंगे और एक स्पेसिफिक हीट पे ये 4 पॉइंट और बना देगा, बस बॉयल होना शुरू कर देगा। इस वाले पे आ जाते हैं जब हमने ए भी डाल दिया और बी भी डाल दिया। तो इस पे जो है सिर्फ मान लेते हैं शुरुआत में 4 ही पॉइंट थे, क्योंकि वेपर प्रेशर की कमी आ गई है ऑब्वियसली। सिर्फ 4 ही पॉइंट थे। अब यहाँ पे हमें हीट ज्यादा देना पड़ेगा। जब हीट हम ज्यादा देंगे तभी जाके ये 10 पॉइंट पे पहुंचेगा, और जब 10 पॉइंट पे पहुंचेगा तभी बॉइलिंग शुरू होगी। तो अब आप सोचो, यहाँ पे हमें कम हीट देनी पड़ रही है, यहाँ पे ज्यादा देनी पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। बहुत आसान है। ठीक, समझ में आ गया होगा ना? आसान है।
को लिखते हैं एक सेकंड। When we add non-volatile solute when we add non-volatile solute to solvent, its वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट। इससे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इससे बढ़ जाता है क्योंकि हमें ज्यादा हीट देनी पड़ती है उस वेपर प्रेशर, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने को, ठीक है। तभी बॉइलिंग होती है। और बॉइलिंग को मैंने ऑलरेडी समझा रखा है ना, यहाँ पे है ना। बॉइलिंग को मैंने एजियोट्रॉप वाले टॉपिक में अच्छे से आपको समझा रखा है, ठीक है। तो नहीं समझ में आया तो बॉइलिंग समझ लेना। तो इसी वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है जब हम क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, ठीक। अच्छा, अब कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं। मान लेते हैं जब ये प्योर सॉल्वेंट था तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो टीबी था, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं, लेट लिखते हैं, लेट टी नॉट बी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टी नॉट बी था। अच्छा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं टीबी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। और जो चेंज हुआ है, मतलब जो इंक्रीज हुआ है बॉइलिंग पॉइंट, वो डेल्टा टीबी मान लेते हैं। डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एक सेकंड, अरे यार, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट लोग थे इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और इससे पता चला इन्हें कि जो डेल्टा टीबी है, जो डेल्टा टीबी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के। मोलैलिटी क्या होती है ये आपको ऑलरेडी पता है। ऊपर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखते हैं और नीचे मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेसिकली यहाँ पे आपको आ रहा है, मतलब जो सॉल्यूट का नंबर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब डेल्टा टीबी अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, और इक्वल टू जब आप लगाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है केबी, केबी इंटू एम। तो ये फॉर्मूला है डेल्टा टीबी का, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। अब केबी क्या चीज है, तो जो केबी होता है इसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट कहते हैं, या फिर इसका दूसरा एक पॉपुलर नाम है इब्यूलियोस्कोपिक एक कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा अगर ओपन करना चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। केबी तो ऐसे ही रहेगा, मोलैलिटी की जगह पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसी वजह से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो ये है हमारा मतलब बेसिक चीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें कुछ खास जानने लायक नहीं है, इतना ही आपको पता होना चाहिए, इतने में आपका सारा हो जाएगा। मोलैलिटी आपको आनी चाहिए, क्वेश्चंस में जो है मोलैलिटी के बेसिस पे क्वेश्चन देते हैं, और ज्यादातर आपको सॉल्वेंट जो है इसका वेट निकालने कह दिया जाता है, या कुछ है इस तरह का आपको क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आसान क्वेश्चन होते हैं, ईजी होते हैं। अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है जब कोई भी चीज फ्रीज हो जाए, जम जाए, या कह लो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाए, उसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने एक बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन भी लिखी है। ये वो टॉपिक है बेसिकली एनसीईआरटी का जो अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें। ठीक है। हाँ, कंफर्म है, क्योंकि मैं खुद देखा हूँ पढ़ के, क्योंकि मुझे ट्वेल्थ में कुछ नहीं पढ़ाया गया। इलेवेंथ में मैंने कोचिंग के लिए मना कर दिया था। जो इलेवेंथ वाली टीचर थी मेरी, वो पहले दिन ही मुझसे पूछी कि कोचिंग कर लो। मुझसे डायरेक्ट बोल दी क्लास के सामने ही, मतलब कोचिंग कर लो। और इलेवेंथ में मैंने मना कर दिया, तो ट्वेल्थ में और इलेवेंथ में कुछ नहीं पढ़ाई। ठीक है, पूरा ट्वेल्थ पूरा इलेवेंथ कुछ नहीं पढ़ाया उन्होंने। तो अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ता था तो काफी चीजें समझ में आ जाती थी, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो टॉपिक था, ये मतलब एकदम दिमाग के बाहर। तो एनसीईआरटी ने लिखा है फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखो। टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर। बॉइलिंग तो आपको समझ में आ गया था, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं समझ में आएगा। टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेस becomes equal to vapor pressure in solid state या solid phase। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर है जहां पे किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड फेस में जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉलिड फेस के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। अब ये आप पढ़ तो लिए, मैंने बता भी दिया, लेकिन मैंने सिर्फ ट्रांसलेट ही तो किया है, कुछ आपको बताया थोड़ी। ट्रांसलेशन ही किया है कि यहाँ ट्रांसलेशन आपको बता दिया है कि उसको इंग्लिश में हिंदी लिख दिया है बस, हिंदी बता दिया है बस। ठीक है, तो समझ में कुछ नहीं आएगा, समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने आपको कुछ नहीं बताया है। टेम्परेचर की मैंने डिफिनेशन इसलिए दी, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनेशन मैंने इसलिए लिख दी है कि अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बाई चांस अगर बोर्ड में पूछ लिया जाए तो आप लिख सको, ठीक है। लेकिन ये पूछा जाएगा नहीं, 90% चांस है कि कहीं नहीं पूछा जाएगा, ना बोर्ड में ना नीट में, ठीक है। तो अब आपको पूछा क्या जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला पूछा जाएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो एनसीईआरटी के हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट ये होता है। मेरे हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जब कोई भी चीज लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे वो टेम्परेचर जब वाटर जो है वो आइस में चेंज हो जाए, इसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत ही आसान है, इसी को हम कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक है। अब देखो, लिक्विड से सॉलिड बनने में कुछ ना कुछ बेसिकली क्या कहते हैं, अरेंजमेंट होता है। वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक तरीके से अरेंज हो जाते हैं जिससे सॉलिड बनता है, ठीक है। जैसे अगर हम एक बार सर्च करके देखते हैं, देखो क्या सर्च करते हैं कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर है ना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर डायग्राम्स, वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंजमेंट ड्यूरिंग फ्रीजिंग। हाँ, ये देखो, जैसे आ गया, मतलब कोरा से देख लेते हैं। ठीक है, ये किसी दूसरी वेबसाइट का है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। कोई दूसरा लेते हैं, जैसे ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा ना, रुको जूम कर लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, अब दिख रहा होगा ना अच्छे से, ओपन हो जा रहा है बार बार। हाँ देखो, अब वाटर के मॉलिक्यूल्स एक तरफ देखो, यहाँ पे लिक्विड वाटर है इस जगह पे, इस जगह पे वाटर लिक्विड है, इस जगह पे वाटर लिक्विड है, इस जगह पे वाटर आइस है।
लिक्विड में देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स रैंडम है, एक दूसरे में कोई अरेंजमेंट आपको कुछ नहीं दिख रहा है, एक दूसरे में इसी तरीके से आपस में घूम रहे हैं, कुछ जुड़े हुए हैं कुछ नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। आइस जब बन गया तो देखो एक डेफिनिट अरेंजमेंट आ गया, एक तरह का बेसिकली कह लो एक पैटर्न बन गया है ना, आपको दिख रहा है एक पैटर्न दिख रहा है, एक गोला ये एक गोला ये एक गोला ये। तो जब भी कोई चीज फ्रीज होती है तो वो एक डेफिनिट पैटर्न में अरेंज हो जाती है, एक ऑर्डर बन जाता है बेसिकली उसके अंदर, ठीक। यही चीज मैं कह रहा था। तो मान लेते हैं लिक्विड जब वाटर फेज में था तो ये इस तरीके से पड़ा हुआ था, ठीक है, ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक। और जब ये आइस बन गया तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। जब ये आइस बन गया तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, मतलब एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो गया। ऑब्वियसली मैंने देखा नहीं है कि यही पैटर्न होता है, कैसा पैटर्न होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दो ना कि लिक्विड से जब सॉलिड बनता है तो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंजमेंट हो जाता है, और इसी वजह से सॉलिड जो होते हैं हार्ड होते हैं, उनका जो पॉइंट होता है उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी लोकेशन फिक्स होती है, ठीक है। ये चीज होता है। अब जब भी हम सॉल्यूट डालते हैं, जैसे ये हम मान लेते हैं एक भगोना है, इसमें हमारे पास पहले बी था, बी के साथ जब हमने ए डाला, पहले बी जो है वो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट पे, मतलब उसका एक नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट था, या एक एग्जांपल लेके समझते हैं थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये है हमारे पास वाटर। वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जाता है, ठीक है, वो सॉलिड बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट था। वाटर के अंदर हमने क्या किया, सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट जो है वो एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है। वाटर के साथ हमने क्या किया, सॉल्ट डाल दिया वाटर के अंदर। अब हमने देखा कि ये -2 डिग्री सेल्सियस पे मतलब फ्रीज कर रहा। तो क्या हो गया, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ गया, डिप्रेशन मतलब कमी आ गई। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से। तो जैसे ही हमने वाटर के साथ में सॉल्ट डाला, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, और कम ये इसलिए हो गया क्योंकि वाटर का ये जो अरेंजमेंट बन रहा था, ये अच्छा खासा अरेंजमेंट बन रहा था। ये जो सॉल्ट था, मान लेते हैं इस तरीके से अरेंजमेंट बन रहा था, व्हाइट कलर से बनाते हैं, मान लेते हैं ऐसा एक अरेंजमेंट बन रहा था वाटर का, इस तरह का एक अरेंजमेंट बन रहा था वाटर का, ठीक। अब जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला या कह लो सॉल्ट डाला, सॉल्ट क्या करता है, वाटर के बीच बीच में ऐसे घुस जाता है। अब इस अरेंजमेंट को सॉल्ट बनने नहीं देता, और सॉल्ट इस अरेंजमेंट को नहीं बनने देता, इसी वजह से क्या होता है कि पानी फ्रीज ही नहीं कर पाता है। तो हमें और टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, 0 डिग्री से हम -2 डिग्री में जा रहे हैं, -3 डिग्री में, -5 डिग्री में जा रहे हैं। टेम्परेचर को हमें और कम करना पड़ता है, जिससे कि हम फोर्स कर सके वाटर को, जबरदस्ती जमवा सके, ठीक है। और वाटर जैसे ही इसके साथ सॉल्ट आ जाता है, ये मान लेते हैं सॉल्ट है, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये व्हाइट वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर जो है वो अरेंज तो होना चाहता है, अरेंज होकर सॉलिड बनाना चाहता है, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने डाला ये इसके बीच में आके इसको रोक देता है, इसी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसमें डिप्रेशन आ जाता है, कमी आ जाता है, ठीक। एनसीईआरटी ने आपको ऐसा नहीं समझाया है, एनसीईआरटी ने आपको पता नहीं क्या क्या लिख के समझाया है, जो कि ऑब्वियसली हमें भी नहीं समझ में आया, है ना। वेपर प्रेशर के फॉर्म में समझाया है कि वेपर प्रेशर की कमी आ जाती है, इसी वजह से होता है। लेकिन वेपर प्रेशर की कमी आ जाती है तो करेक्ट मतलब उन्होंने अच्छे से बताया नहीं है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक टर्म्स में बात कर दी है, जो कहते नहीं है कि जैसे चार लोग खड़े हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमारे एकदम परे है, तो उसी तरीके के एनसीईआरटी ने बातें की हैं। अब उन्होंने तो समझा दिया है, लेकिन हमें नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है इसको समझने का कि वाटर में जो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट का वो क्यों होता है, ठीक है, आसानी से आप समझ लो इसको। अच्छा, अब इसमें भी हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं जब प्योर वाटर था तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो था उसको हम T0 F लिख रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसका, ये T0 F क्या है,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर है ना, जब प्योर सॉल्वेंट था उसका फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ है। टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब जब हमने वाटर के साथ में सॉल्ट भी डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा, ये वाटर और सॉल्ट वाला आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अगर आप के पास फ्रिज है और थर्मामीटर टाइप की चीजें हैं तो आप देख सकते हैं। आप वाटर रख दो, वाटर के बाद वाटर सॉल्ट मिला के रख दो, वाटर जो सॉल्ट के साथ है वो देर में जमेगा, वाटर पहले जम जाएगा, ठीक है। आप ये फ्रिज में डाल के कर सकते हैं। डेल्टा टी एफ हम लिख सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट की कमी, फ्रीजिंग पॉइंट। अब वही मतलब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि डेल्टा टी एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, या कह लो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। जैसे वहां पे के बी आया था, यहाँ पे के एफ आता है। ये फॉर्मूला जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। के एफ का भी यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। के एफ को क्या कहा जाता है, तो के एफ को मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो बस हो गया, यहाँ पे हमारा खत्म गया डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी चार में से तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, चौथी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। हालांकि एक पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी ने दिया है कि अगर आपको के एफ और के एम नहीं दिया है, इफ के एफ एंड के एम नॉट गिवन इन क्वेश्चन, सॉरी के एम क्यों लिख रहा हूं, के बी इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में आपको के एफ और के एम नहीं दिया हुआ है तो एनसीईआरटी ने डायरेक्ट फॉर्मूला एक लिखा है, उसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला कैसे आया हमें नहीं जानना है, ठीक है, उसको आपको रटना पड़ेगा और वो आपको यूज करके के एफ और के एम के बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो के एफ का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू एम इंटू टी एफ का स्क्वायर अपॉन 1000, एक सेकेंड, 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे आर क्या है, ये के एफ का फॉर्मूला है, अभी के एम का भी लिखेंगे, सिमिलर फॉर्मूला है के एम का भी। यहाँ पे जो आर है इसको हम कहते हैं गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो होती है वो जूल में होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और अगर कैलोरी में दिया है तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है। ये आर की वैल्यू होती है, आर को गैस कांस्टेंट कहा जाता है। एम यहाँ पे क्या है, एम है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, सॉल्वेंट का मोलर मास क्यों, क्योंकि हम सॉल्वेंट के बारे में निकालते हैं ना, आपने पढ़ा आरएलवीपी ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन इन सॉल्वेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो एम यहाँ पे सॉल्वेंट का मोलर मास है, ठीक है। और डेल्टा एच फ्यूजन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब, अच्छा फ्यूज कर जाने का मतलब होता है अगर हम आ, एक मोल सॉलिड ले लें और उसका लिक्विड बना दें, तो जितनी एनर्जी निकलती है उसको हम कहते हैं डेल्टा एच फ्यूजन, या जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं डेल्टा एच फ्यूजन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बेसिकली होता है सॉलिड से लिक्विड बनाने में जो एनर्जी यूज होती है उसको हम डेल्टा एच फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो ये के एफ वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। और डेल्टा एच फ्यूजन जो है ये एक प्योरली मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये आपको वहां पे दी होगी, ठीक है। जिस जिस भी चीज में क्वेश्चन में पूछा गया होगा वहां पे आपको डेल्टा एच फ्यूजन आसानी से दिया होगा, ठीक है। तो उसको कैसे निकालना है इसके बारे में कुछ नहीं सोचना आपको, ठीक है। ये के एफ हो गया, के बी लिख लेते हैं। के बी की वैल्यू होती है आर एम इंटू टी एफ का स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे टी बी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू
डेल्टा एच वेपोराइजेशन यहाँ पे लिखा जाएगा। अच्छा, आर की वैल्यू ऑलरेडी मैंने लिख दी, आर गैस कांस्टेंट है, एम भी आपको पता है, डेल्टा टीबी सॉरी टीबी भी आपको पता है, 1000 तो 1000 ही होता है, इसमें क्या जानना ही है। डेल्टा एच वेपराइजेशन सब बचा, और डेल्टा एच वेपराइजेशन होता क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या होता है? वेपर बन जाना बेसिकली, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास वाटर है, वाटर से क्या बन गया? वाटर वेपर बन गया, ठीक है। तो वेपर लिख लेते हैं डायरेक्ट। इससे इसमें जो एनर्जी यूज हुई होगी उसको हम कहेंगे डेल्टा एच वेपराइजेशन। और ये भी एक अच्छे तरीके से आपको वैल्यू दी होगी, क्योंकि इसको ऑब्वियसली नॉर्मली ऐसे थ्योरी से नहीं निकाला जाता है, ठीक है। ये भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है, ठीक। तो ये वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दी होगी। तो अगर के एफ और के बी ना दिया हो तो ये आपको दोनों आपको याद रखना होगा। के एफ की जो वैल्यू है निकालने को कैसे निकालते हैं, और के बी कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरी प्रॉपर्टी, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा या कोई भी सजेशन कुछ भी पूछना होगा, कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, बाय।